वेलकम बैक टू दीक्षा पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आज हम करेंगे क्लास 10th में आपके एक्सरसाइज नंबर 15.2 है, जिसमें है वर्त का त्रिज्यखंड और वर्त का वर्तखंड। तो त्रिज्यखंड और वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इनके फॉर्मूले अपन ड्राइव करेंगे और सीखेंगे कैसे निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्त का त्रिज्यखंड। जब इनका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में अपन एक्सरसाइज 15.2 के 1 बाय 1 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं त्रिज्यखंड। देखिए त्रिज्यखंड क्या होगा। सबसे पहले आज ये समझिए कि कोई भी वर्त है, इस वर्त की परिधि के अगर आप टुकड़े कर दो तो ये टुकड़े क्या कहलाते हैं, चाप। ठीक है, और इन्हें किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एल से। तो वर्त की परिधि के टुकड़े ये क्या कहलाएंगे, चाप, और चाप को किससे डिनोट करोगे, एल से। अब समझते हैं, एक वर्त है, तो त्रिज्यखंड क्या होगा। मैं एक सर्किल ले लेता हूं जिसका केंद्र O है, उसकी रेडियस R है। यहां पे एक सर्किल बना लिया, इसका केंद्र O है और इसकी रेडियस कितनी है, R। ये पॉइंट ले लिया A और यहां पे एक पॉइंट ले लिया B। AB इस पूरी परिधि का एक हिस्सा है, तो ये क्या कहलाएगा, चाप, कैपिटल L, और एक त्रिज्या ले लिए, इसकी दूरी भी है R। दो त्रिज्याओं और एक चाप के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए OAB का क्षेत्रफल निकालना होगा। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए, जब एक वर्त होता है तो इस वर्त में पूरे वर्त का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है इसका, तब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। इट मीन्स ये हुआ कि वर्त के केंद्र पे पूरा कोण कितना बनता है, 360 डिग्री का। तो ये पूरा जो क्षेत्रफल निकलता है ये भी कितने डिग्री के लिए निकलता है, 360 डिग्री के लिए। अब यहाँ पे जो वर्त का चाप है, इस वर्त के चाप के द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण है, केंद्र पे अंतरित कोण थीटा। इस चाप के द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण थीटा है। इसका मतलब ये पूरा कोण कितना होता, 360, और 360 में से ये कोण कितना है, थीटा। इट मीन्स ये हुआ कि अगर पूरे वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा तो ये थीटा इस 304, ये थीटा इस 360 का क्या है, हिस्सा ही है, थीटा बटे 360। ये एरिया कवर हुआ है इस कोण के द्वारा, और ये कोण कितने कोण में से है, 360 में से। तो वर्त का जो त्रिज्यखंड होगा, वर्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होगा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। पूरे वर्त के क्षेत्रफल को अगर थीटा बटे 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और ध्यान रखना कि जो ये कोण अंतरित किया जाता है ये इस चाप के द्वारा अंतरित किया जाएगा। इस चाप के द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण कितना है, थीटा। दूसरा आता है त्रिज्यखंड में जो चाप होता है, इस चाप की लंबाई कैसे निकालोगे, वर्त के चाप की लंबाई AB का मान कैसे निकालोगे। चाप AB की लंबाई भी बोल सकते हो, फिर चाप भी बोल सकते हो आप, एक ही बात है। तो चाप की वैल्यू कैसे निकालोगे, चाप की लेंथ कैसे निकालोगे। देखिए, ये वर्त की जो परिधि थी ये पूरे कितने कोण के लिए थी, 360 डिग्री के लिए। और ये चाप जो है, ये चाप कितने डिग्री कोण के लिए है, थीटा के लिए।
तो कितने में से ये थीटा? 360 में से। और पूरे वर्ग की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। तो पूरे वर्ग की परिधि को 360 होती है, लेकिन 360 में से थीटा डिग्री की अपने को वैल्यू निकालनी है, तो यह आ जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। पूरे वर्ग की परिधि को अगर थीटा बटे 360 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी? चाप AB की लंबाई। ये हो गया आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना और चाप AB की लंबाई निकालना। यहां से चाप की जो लंबाई होती है इसको अपन कैपिटल L से डिनोट करते हैं, और एरिया हो गया A से डिनोट करेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई में एक रिलेशन क्रिएट होता है। देखिए A बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। मैंने इसको क्या किया, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 गुणा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। 1/2 पहले ले लिया, 1/2 मल्टीप्लाई थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये इसको पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? पाई आर गुणा आर, और इस 2 को मैं यहां पे ले आया तो ये आ गया 2। इसका मतलब ये हुआ 1/2 थीटा बाई 360 2 पाई आर इंटू आर। ये देखिए ये किसकी वैल्यू थी? लेंथ की। लंबाई की वैल्यू कितनी है? थीटा बाई 360 2 पाई आर। तो ये आ जाएगा L 1/2 L इंटू आर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 L इंटू आर। कब होगा? जब आपको चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी हो, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा 1/2 L इंटू आर। इसको एक बार समराइज कर लीजिए। फर्स्ट आएगा कि त्रिज्यखंड का एरिया और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और दूसरा क्या हो सकता है कि जब आपको चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी होगी तो 1/2 L इंटू आर। ठीक है। दूसरा आता है चाप L, और चाप की लंबाई कितनी होगी? थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि घड़ी। आपने सभी ने देख रखी होगी घड़ी, आपके सबके घर में होगी भी, दीवार घड़ी। ठीक है, जो दीवार पे लगाई जाती है, या कोई सी भी घड़ी ले लीजिए। तो घड़ी के अंदर देखिए यहाँ पे 12, ये 3, ये 6 और ये 9। फिर 1 2 4 5 10 और 11। ठीक है। इसमें निकालना ये है कि घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। पहले अपन निकालेंगे घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। जैसे मान लिया कि ये बड़ी वाली जो सुई है ये मिनट की सुई थी, और एक छोटी वाली जो है ये किसकी सुई है? घंटे वाली सुई है। मिनट वाली सुई 1 घंटे के अंदर पूरा 1 राउंड लगा देगी। ठीक है, ये 12 से चलेगी और 1 घंटे के अंदर पूरा राउंड लगाएगी। इट मीन्स ये हुआ कि जब ये पूरा राउंड लगाएगी तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 का। तो मिनट की सुई 1 घंटे के अंदर कितने डिग्री का कोण बना रही है? 360 डिग्री का। और 1 घंटे में कितने मिनट होंगे? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितने का बनाएगी? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में बना देगी ये 360 बटे 60।
बराबर 6 डिग्री। तो मिंट की सुई 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। देखिए घंटे की जो सुई होगी छोटी वाली, ये जैसे 1 पे, अभी इसको मान लीजिए कि किस पे थी? 1 पे है, तो ये क्या 12 घंटे के अंदर वापस कहां पे आएगी? 1 पे आएगी। 1 घंटे में 2 पे, दूसरे 1 घंटे में 3 पे, तो ऐसे 12 घंटे में कहां पे आएगी? दोबारा 1 पे। तो जब ये 12 घंटे में घूम के वापस आएगी, इसका मतलब ये हुआ कि 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना रही है? 360 डिग्री का, पूरा राउंड कर देगी। तो घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 घंटे में बना देगी 360 अपॉन 12, कितना आ गया? 30 डिग्री। और अपने को चाहिए क्या? 1 मिनट के अंदर, तो 1 मिनट में 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितने बना रही है? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में बना देगी 30/60, 1/2 डिग्री। यहां पे आएगा 1/2 डिग्री। तो आपसे ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है और घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिकली खुद सोचिए घड़ी को बना के। और अगर आपसे सेकंड का भी पूछ ले तो सेकंड का बना दीजिए कि 1 मिनट में 1 सेकंड की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। 1 मिनट के अंदर सेकंड की जो सुई होगी वो 1 मिनट में सारा राउंड मार देगी। इसका मतलब सेकंड की जो सुई होगी वो 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद में चलते हैं देखिए वृत्त के चाप में और कोण में एक संबंध होता है। ये वृत्त जिसका केंद्र O है और ये त्रिज्या थी, ये कोण आ गया थीटा, A और B। यहाँ पे चाप की लंबाई L हो गई और थीटा का मान समझ लीजिए इसको, रिलेशन को। यहाँ पे सपोज कीजिए कि थीटा का मान कितना था? 50 डिग्री थी, तो L का मान लीजिए कि 2 मीटर की थी। L की लेंथ कितनी थी? 2 मीटर की। ठीक है, अब जैसे जैसे इसकी थीटा का मान बढ़ेगा, 50 डिग्री से कितना हो गया? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री होगा तो थीटा का मान बढ़ेगा। थीटा का मान बढ़ेगा तो A और B पॉइंट इस पॉइंट से हट के यहां पे आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे थीटा का मान बढ़ा तो इसकी लेंथ भी क्या हुई? बढ़ी। तो इसकी लेंथ अब कितनी हो जाएगी? मान लीजिए 3 मीटर की होगी। जैसे 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 इसको बढ़ाओगे, मान लीजिए कि 170 डिग्री हो गया, तो जब 170 डिग्री होगा थीटा का मान कितना हो गया? 170 डिग्री। तो ये A और B पॉइंट आ जाएंगे यहां पे, और मान लेते हैं कि इसकी दूरी हो गई होगी, इसकी लंबाई हो गई होगी 15 मीटर की। अब इसको और बढ़ाइए, जैसे ही आप इसको और बढ़ाओगे 10 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगी? एकदम स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन पे ये कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो ये भी मान लीजिए कि 16 मीटर की हो गई। अब त्रिज्या के द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण यदि 180 डिग्री होगा तो ये क्या कहलाएगा? चाप अर्धवर्त कहलाएगा। देखिए ये चाप कितना बन गया? अर्धवर्त। ठीक है,
त्रिज्या द्वारा सॉरी चाप द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण का मान यदि 180 डिग्री हो तो चाप क्या कहलाएगा? अर्धवर्त। ठीक है। और अगर 180 से थोड़ा सा भी डाउन होगा तो लघु त्रिज्यखंड या फिर दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। जिस कोण का मान ज्यादा होगा वो कोण तो होगा दीर्घ त्रिज्यखंड, और जो छोटा होगा वो होगा लघु त्रिज्यखंड। जैसे ये पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट पे मैं मान लेता हूं कि इस कोण का मान 179 डिग्री है। पूरे में कितना होता है? 360, और 360 में से 179 जाएगा तो आएगा 181। तो ये कोण आएगा ऊपर वाला 181 डिग्री। इट मीन्स ये हुआ कि इन त्रिज्याओं के द्वारा ये एरिया तो होगा लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, और ये वाला हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है। और जैसे ही इस कोण की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू 180 हो जाएगी तब ये क्या बन जाएगा? अर्धवर्त। जैसे ही इस कोण की वैल्यू 180 होगी तो ये क्या बनेगा? अर्धवर्त। यहां तक क्लियर होगा? तो यहां से एक रिलेशन निकल के आया कि जैसे जैसे एंगल का मान बढ़ेगा वैसे वैसे चाप की लंबाई भी बढ़ेगी। अब देखिए वर्तखंड, दूसरा पॉइंट है वर्तखंड। वर्तखंड क्या होता है? एक सर्किल ले लिया ओ सेंटर का जिसकी रेडियस आर है। ठीक है, ये मान लीजिए कि आर रेडियस है, ओ सेंटर है। इसमें मैं एक जीवा ले लेता हूं ए और बी। इस बार ध्यान दे रहे त्रिज्यखंड की तरह नहीं है। त्रिज्यखंड में आपने दो त्रिज्याएं दी थी, यहाँ पे मैंने एक जीवा का यूज लिया है। इसमें जीवा ले ली ए बी, और जीवा होती क्या है? वर्त की परिधि पे स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी या दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? जीवा। तो ये जीवा ले ली, और इस जीवा के द्वारा वर्त के केंद्र पे अंतरित कोण। अच्छा चलो ये तो बाद की बात है। अब पहले आप ये देखिए, इसको भी एक बार हटा दीजिए समझने के लिए। यहाँ पे ये जीवा इस वर्त को दो खंड में बांट रही है, दो टुकड़ों में बांट रही है। एक टुकड़ा तो है ये छोटे वाला, और एक है ये बड़े वाला हिस्सा। तो इसके दो खंड करेगी तो ये छोटे वाला जो खंड होगा ये तो कहलाएगा लघु वर्त खंड, और ये बड़े वाला कहलाएगा दीर्घ वर्त खंड। ठीक है, लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंड। यहां नाम से भी पता लग रहा है कि लघु यानी छोटा, वर्तखंड यानी वर्तखंड ऐसा हिस्सा कि जो छोटा होगा क्या कहलाएगा? लघु वर्तखंड, और जो बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा? दीर्घ वर्तखंड। अब लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंड के अंदर भी केंद्र पे अंतरित कोण किसके द्वारा होगा? चाप के द्वारा होगा या फिर जीवा के द्वारा होगा? यहां पे जो केंद्र पे अंतरित कोण होता है वो जीवा के द्वारा होगा। जीवा के द्वारा, इस जीवा के द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण कितना है? थीटा। देखिए वैसे बात तो वही पड़ेगी, या तो आप चाप के द्वारा ले लीजिए फिर जीवा के द्वारा ले लीजिए, क्योंकि पॉइंट तो यहीं पे रहेगा। अगर आप इस जीवा की लंबाई बढ़ाओगे तो ये ए बी पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब भी ये चाप के द्वारा मान लीजिए या फिर जीवा के द्वारा मान लीजिए केंद्र पे अंतरित कोण, लेकिन आपके जो क्वेश्चन में आएगा तो क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा कि जीवा के द्वारा अंतरित कोण कितना, आपको जो दिया गया होगा वो इसी लैंग्वेज में दिया गया होगा कि जीवा के द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण 60 डिग्री है या 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो आप दीर्घ वर्तखंड के क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जो वर्त के जो खंड बनते हैं ये किसके द्वारा बनते हैं? जीवा के द्वारा। और त्रिज्यखंड के अंदर, त्रिज्यखंड के नाम से ही क्लियर है कि जो वर्त के जो खंड करेगा वो कौन करेगी? त्रिज्या। तो ये होगी त्रिज्यखंड। दो त्रिज्याओं और एक वर्त के चाप के द्वारा जो एरिया होता है ये क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। और इसमें होगा जीवा के द्वारा जो खंड बनेंगे उनको बोलेंगे वर्तखंड। अब वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, और वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखिए
एक वर्त बना लिया, इस वर्त का केंद्र है O और इसमें जीवा थी AB, A और B, और इस AB जीवा के द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण है थीटा, ये कोण होगा थीटा। ठीक है, यहां से मैं इस पे परिधि पे एक पॉइंट मान लेता हूं R और यहां पे मान लेता हूं P। ये पॉइंट इसलिए माने हैं क्योंकि चाप का पता लग गया। जैसे मैं ARB बोलूं तो चाप होगा ये वाला, और जब APB बोलूं तब चाप होगा ये बड़े वाला। ठीक है, दीर्घ वर्तखंड का चाप होगा और ये होगा लघु वर्तखंड का चाप। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया R और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P। मेरे को क्षेत्रफल निकालना है ARB का क्षेत्रफल, इसका लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। और लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप देखिए कि अगर OARB इट मींस त्रिज्याओं के द्वारा खंड बनेगा, तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए तो किसका क्षेत्रफल बचेगा? लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हमने अभी सीखा है। अब आपको निकालना पड़ेगा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज को मैं बाहर निकाल लेता हूं। इस त्रिभुज के अंदर ये भी त्रिज्या थी और ये भी त्रिज्या है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं समझाने के लिए। ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है, ये A और ये P और ये O। ये वर्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, जीवा को दो समान भागों में बांटता है तथा कोण का भी क्या करता है? अर्धा करता है। इसका मतलब ये पहले कोण अगर थीटा था तो ये कितना आ जाएगा? θ/2, और ये भी कितना आएगा? θ/2। तो यहां से इसी त्रिभुज को ये बना रहा हूं, ये यहां पे लंब डाल दिया, लंब M मान लीजिए, ये आ गया M और ये कोण आ गया θ/2। ठीक है, तो वर्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में बांटता है तथा कोण का भी क्या करता है? अर्धा करेगा। एक तीसरी प्रॉपर्टी और है कि दोनों का क्षेत्रफल भी क्या होता है? बराबर होगा। इट मींस जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज का होगा। इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको OAM और त्रिभुज OBM दोनों क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन दोनों का क्षेत्रफल इक्वल है। इट मींस आपको 2 गुणा किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और दूसरे से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पूरे वर्त के इससे पूरे त्रिभुज का क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। तो यहां पे आ जाएगा त्रिभुज OMA। ये किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। आर्क ऑफ त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 गुणा त्रिभुज OMA का क्षेत्रफल। चलो वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? लॉजिकली सोच लीजिए आप कि त्रिज्य खंड OARB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा, अभी निकालना सीखा था। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालते हैं और त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 2 गुणा त्रिभुज OMA का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज में से त्रिभुज OMA अलग से बना लेते हैं और इसको समझिए अच्छे से। ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये कोण कितना है? θ/2। ये A, ये M और ये आ गया O। ये दे रखी थी आपकी कितनी? त्रिज्या R दे रखी थी। इट मींस OA का मान कितना दे रखा है? कितनी दूरी है? R त्रिज्या के बराबर होगी। यहां से देखिए आपको जब ये इस त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालोगे तो इसमें एक कोण कितने का है? 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का जब कोण होगा तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई।
समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब इसमें आधार कौन सा होगा और ऊंचाई कौन सी होगी, जब आप ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज करोगे तब उसमें क्लियर होगा। अभी याद कीजिए कि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है और कोण, जो कोण आपको दिया गया होगा उसके रेस्पेक्ट में सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी और बची हुई भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। इट मीन्स 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होगा, गिवन जो आपको एंगल दिया गया होगा उस एंगल के रेस्पेक्ट में सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी और बची हुई भुजा आधार हो जाएगी। ये चीजें भी आपको काम में आएंगी, ठीक है। तो मैं पहले ओ ए एम का क्षेत्रफल निकालता हूं और त्रिभुज ओ ए एम का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज ओ ए एम या ओ एम ए लिख लीजिए का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसमें आधार क्या है, ओ एम, और ऊंचाई क्या है, ए एम। इट मीन्स ये हुआ कि आपको ओ एम और ए एम की वैल्यू चाहिए। अब ओ एम की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखिए एक समकोण त्रिभुज दे रखा है और समकोण त्रिभुज के अंदर जब एक कोण दिया गया और एक भुजा की लंबाई दी गई हो तो अपन बची हुई दो भुजाओं की लंबाई निकाल सकते हैं। ये लंबाई कैसे निकालेंगे, ये त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज में आएगी, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए एंगल कितना दे रखा है, θ/2, और एक जो भुजा है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, r। तो बची हुई दो भुजाओं की लंबाई कैसे निकालोगे, आपको निकालना क्या है, लंब, और दे क्या रखा है, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण होता है sin थीटा। लंब का मान कितना है, am का मान निकालना है, कर्ण का मान कितना दे रखा है, r, ये हो जाएगा sin। और थीटा कौन सा लेना है, जो आपको एंगल दिया गया है, एंगल कितना दिया गया है, θ/2, तो ये भी कितना होगा, θ/2, और ये भी हो जाएगा θ/2। तो यहां से am की वैल्यू आएगी r sin θ/2। मैं यहाँ पे ये वैल्यू am की वैल्यू रख देता हूं 1/2, am का मान कितना आ गया, r sin θ/2 गुणा, अब दूसरा मान निकालना है किसका, OM का, और OM का मान निकालने के लिए OM है क्या, आधार, और वैल्यू किसकी दे रखी है, कर्ण की। तो आधार बटे कर्ण होगा cos थीटा। एंगल कौन सा है, θ/2, तो यहाँ पे भी कौन सा आएगा, θ/2। आधार का मान है OM और कर्ण का मान है त्रिज्या r, यह आ जाएगा cos θ/2। तो OM बराबर r, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा cos θ/2। OM का मान कितना आ गया, r cos θ/2। यह आ गया त्रिभुज OMA का क्षेत्रफल। इसको आगे सोल्व कर लीजिए। 1/2 r इंटू आर हो गया r² sin θ/2 और cos θ/2, ठीक है। 1/2 r² sin θ/2 cos θ/2, यह आ गया त्रिभुज OMA का क्षेत्रफल। और त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 गुणा त्रिभुज OMA का क्षेत्रफल, मतलब इस क्षेत्रफल को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस पूरे त्रिभुज का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। तो यहाँ पे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा त्रिभुज OMA का क्षेत्रफल। इसको कर दीजिए 2 मल्टीप्लाई, OMA का क्षेत्रफल कितना आया, 1/2 इंटू r² sin θ/2 cos θ/2। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, इस 2 को मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू r² इंटू 2 sin θ/2 cos θ/2। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक फॉर्मूला होता है sin 2θ बराबर 2 sin θ cos θ। यह फॉर्मूला होता है कोण का आधा करने का। यहाँ पे कोण का मान था 2θ और यहाँ पे कोण का मान कितना आ रहा है, θ। मतलब कोण की वैल्यू को अगर आधा करना हो तो यह फॉर्मूला यूज में लोगे।
अब यहां से अगर इसका रिवर्स भी कर लीजिए कि अगर आपको कोण का मान डबल करना हो तो आपको ये फॉर्मेट चाहिएगा, ये फॉर्मेट आपके पास बन रहा है। यहाँ पे कोण कितना आ रहा है θ/2, तो इसका दुगना करोगे तो कितना आ जाएगा थीटा। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो sin थीटा। ये कोण आधा था, कोण कितना हो गया डबल 2, यहाँ पे आ रहा था sin थीटा cos थीटा sin थीटा और cos θ/2, तो थीटा का हो गया 2 थीटा, तो θ/2 का कितना हो जाएगा थीटा, तो यह आ जाएगा 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। यह आएगा आपका आर्क ऑफ त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पुट कर दीजिए, तो किसका वैल्यू आएगी वर्तखंड का क्षेत्रफल। और ये वर्तखंड कौन सा होगा लघु वर्तखंड। छोटे वाले का निकाल रहे हो तो कौन सा है लघु वर्तखंड, तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसको थोड़ा रफ कर देता हूं यहाँ। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो क्या होगा, इस त्रिज्यखंड के लिए कोण की वैल्यू कितनी है पूरी थीटा, θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर माइनस इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आएगा θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, और दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में से अगर लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाए ये वाला, तो पूरा ऊपर वाला हिस्सा किसका बचेगा दीर्घ वर्तखंड का। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। पहले लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और वर्ग का पूरा क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसमें से वर्ग के क्षेत्रफल में से लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। यह आपका वर्ग का त्रिज्यखंड और वर्तखंड का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में 15.2 की 1 by 1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो वहां से आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझना और वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू।